हमारे इस संसद के एक माननीय जी ने जो मंतव्य दिया उसको घृणा का मंतव्य कहा जाता है, अंग्रेजी में उसको हेट स्पीच कहा जाता है सभामुख महोदय, क्योंकि उन्होंने रगत उमलने की बात कही। उन्होंने अपने मेरे पद का मर्यादा नहीं होता तो मैं भौतिक रूप से भी आक्रमण कर सकती थी, ये बात कही। और भारतीय चेली नेपाल के संसद में आके दादागिरी करती है, ऐसी बात कही। सभामुख महोदय, मैं वैसी भाषा प्रयोग नहीं करूंगी। संसदमा हिन्दी भाषामा सम्बोधन गरेपछि अत्याधिक आलोचनाको शिकार बनेकी सांसद सरिता गिरीमाथि कारबाहीको चर्को दबाव परेको छ। उनी आबद्ध पार्टीमा पनि यस सम्बन्धमा चाहिँ कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गर्ने भनेर चेतावनी दिएको छ भने उनले संविधान संशोधनमा खारेज गर्नलाई प्रस्ताव हालेपछि झन् विवाद चुलिएको छ। यसै क्रममा पार्टीले उक्त संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता लिन तीव्र दबाव दिएको छ भने कारबाही गर्ने भनेको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालकी सांसद सरिता गिरीले लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा समेटिएको निशान छाप सम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक खारेजको माग गर्दै संशोधन दर्ता गराएपछि पार्टीले उनलाई सो संशोधन फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ। समाजवादी पार्टी र राजपा नेपाल बीच एकीकरण भए पनि संसदीय दलको एकीकरण नभएको कारण उनलाई समाजवादी पार्टीको तर्फबाट निर्देशन दिएको हो। उनले आज विधेयक दर्ता गराएसँगै चौतर्फी आलोचना भएपछि पार्टीको संसदीय दलबाट उनलाई सो निर्देशन दिएको हो। उनले नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधनमा संसदीय दलका निर्देशन बिना नै संशोधन हालेको हुँदा सो संशोधन तुरुन्त फिर्ता लिनका लागि पार्टीले निर्देशन दिएको हो। संशोधन फिर्ता नलिए पार्टीले कारबाही गर्न बाध्य हुने पत्र पठाएको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अर्गरियाले बताए। सांसद गिरीले आज संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको विधेयकमाथिको संशोधनको सूचनामा स्रोत र प्रमाण नखुलेको भन्दै विधेयकको दफा 2 हटाउन माग गरेकी छिन्। दफा 2 मा नेपालको नयाँ नक्सा बमोजिमको अनुसूची संशोधन गर्ने गरी संविधान संशोधनका लागि सरकारले विधेयक प्रस्तुत गरेको थियो र समाजवादी पार्टी संघीय संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारले उनलाई पत्र लेखेको छ। माननीय सरिता गिरी समाजवादी पार्टी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्देशन गरिएको बारे भन्ने यो सामग्री छ। महोदय, उपरोक्त सम्बन्धमा संघीय संसदमा दर्ता भएको नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधनमा तपाईले संसदीय दलको निर्देशन बिना मिति 2077/2/28 गते संशोधन हालेको हुँदा उक्त संशोधन तुरुन्त फिर्ता लिन हुन निर्देशन गरिन्छ। साथै निर्देशन पालना नगरेमा तपाईले पार्टीले कारबाही गर्न बाध्य हुने बेहोरा जानकारी गराइन्छ। उमा शंकर अर्गरिया प्रमुख सचेतकको नामबाट यो पत्र आएको छ। दर्शकबिन, त्यसैगरी उनलाई एकदमै विवादमा अहिले देख्न सकिन्छ। उनी हतोत्साही बनेको पनि देख्न सकिन्छ। सरिता गिरीलाई कारबाही गर्न जनता समाजवादीमाथि दबाव सिर्जना भएको छ। युवा संघ र तरुण दलले पनि प्रेस विज्ञप्ति नै निकालेर कारबाहीको माग गरेको अवस्था छ। नेपालको राष्ट्रियता, सीमा र सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्सालाई लिएर विवादित र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिने सांसद सरिता गिरीलाई कारबाही गर्न उनकै पार्टी जनता समाजवादीमाथि दबाव परेको छ। सांसद गिरीले बुधबार नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथि संशोधन प्रस्ताव संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराए लगत्तै तत्कालीन पार्टी समाजवादीले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ। उनको संशोधन प्रस्तावमा नेपालको संविधानको अनुसूची 3 मा रहेको निशान छाप संशोधन गरेर नेपालको अद्यावधिक नक्सा अनुसारको नक्सा राख्ने बुँदा हटाउनु पर्ने माग छ। सांसद गिरीले राष्ट्रियता जस्तो संवेदनशील विषयमा संसद सामाजिक सञ्जालबाट लगातार आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिँदै आएकी छन्। उनको अभिव्यक्तिलाई लिएर उनकै पार्टी र बाहिर चर्को आलोचना भएको छ। उनीमाथि कारबाहीको माग गरिएको छ। संविधान संशोधन प्रस्तावको समर्थन गरेको समाजवादी पार्टीका सचेतक उमा शंकर अर्गरियाले संविधान संशोधन विधेयकमाथि दर्ता गरेको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिए कारबाही गर्ने लिखित जानकारी सांसद गिरीलाई दिएका छन्। तर सांसद गिरीका लगातारका आपत्तिजनक अभिव्यक्तिको विषयमा भने उनको पार्टी बोलेको छैन। राजपा र समाजवादी पार्टीबीच एकीकरण भएर बनेको जनता समाजवादीकै नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका पूर्व सहयोगी विश्वदीप पाण्डेले गिरीमाथि कारबाही गर्ने बेला आएको सार्वजनिक रूपमै उल्लेख गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत लेखेका छन्, बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री हुँदा आर्थिक अनियमितताको आरोपमा सरिता गिरीलाई मन्त्री पदबाट बर्खास्त गर्नुभएको थियो। देश हित विपरीत र पार्टी निर्णय विपरीत जथाभावी काम गर्दै हिँड्ने यिनलाई प्रधानमन्त्री, संसद र जसपाले कारबाही गर्ने बेला भएन र
अब बहस छैन, ढिलो नगरी जसपाले गिरीलाई कारबाही गर्छ, गर्नुपर्छ। जसपा बाहेक अन्य राजनीतिक दलको नेता र भ्रातृ संगठनले पनि गिरीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन्। सत्तारूढ दल नेकपा निकट राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले सांसद गिरीलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ। गिरीले संसदमा दिएको अभिव्यक्ति असंवैधानिक, राष्ट्रहित प्रतिकूल एवं देशको स्वाभिमानमाथि आँच आउने खालको र राष्ट्रहित विपरीतको हरकत भएको भन्दै युवा संघले उनीमाथि कारबाहीको माग गरेको छ। युवा संघले गिरीलाई संसद सदस्यबाट अविलम्ब फिर्ता बोलाउन सम्बन्धित राजनैतिक दलसँग आग्रह समेत गरेको छ। यसैगरी विपक्षी कांग्रेसको भ्रातृ संस्था तरुण दलले पनि सांसद गिरीलाई तत्काल पदमुक्त गर्न माग गरेको छ। बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै तरुण दलले सांसद गिरीले मुलुकको स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाभिमान, राष्ट्रिय एकता विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै तत्काल कारबाहीको माग गरेको छ। सांसद गिरीले आफ्नो पदीय मर्यादा विपरीत नेपालका भूमिहरू लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई नेपालका होइनन् भनेर दिएको अभिव्यक्तिप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको तरुण दलले जनाएको छ। गिरीलाई संसद पदबाट निलम्बन गरी कारबाहीको प्रक्रिया नथालेकोमा तरुण दलले असन्तुष्टि जनाएको छ। जेठ 13 मा सांसद गिरीले सरकारले जारी गरेको नक्सा देशको होइन भन्ने अभिव्यक्ति दिएकी थिइन्। सरकारले बनाएको नयाँ नक्सा सरकारको हो, देशको होइन। सरकारले नक्सा जारी गर्नु अघि आवश्यक सबै तथ्य प्रमाण नक्साको ड्राफ्टसँग अन्य दलहरूलाई उपलब्ध गराउनु पर्थ्यो। त्यसपछि दलहरूले सबै प्रमाणको अध्ययन गरेर मात्र सरकारलाई केही दिनमा आफ्नो सहमति दिने अथवा नदिने अवस्था हुन्थ्यो। सरकारले त्यस्तो केही गरेको छैन। 81 नयाँ नक्सा छापेको छ। नक्सा भन्ने विषय अत्यन्त संवेदनशील विषय हो। दलहरूले अन्धो भई राष्ट्रियताका नाममा सरकारको पछि लाग्ने म कुनै आधार देख्दिनँ। सीमालाई राष्ट्रियताको विषय बनाउनु सरकारको कमजोरी र बेइमानी दुवै हो। अहिलेको सरकार हरेक क्षेत्रमा विफल हुँदै गइरहेको सरकारलाई थाहा भएको हुनुपर्दछ। जेठ 2 मा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि जेठ 4 मा संसदमै सांसद गिरीले नेपालको भारतसँग वार्ता नगरिकन नक्सा जारी गर्न नहुने अभिव्यक्ति दिएकी थिइन्। भारत र चीनसँग संवाद बिना नै जसरी राष्ट्रपतिको मुखबाट नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने कुरा गरियो, त्यसले विदेश नीतिको क्षमतामाथि प्रश्न चिन्ह उठाउँछ। एकातिर राष्ट्रपतिले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने बताउने, अर्कोतिर परराष्ट्र मन्त्रीले नक्सा सार्वजनिक गर्न संविधान बाधक छ भन्ने। विदेश नीति जुवा होइन, ग्याम्लिङ होइन। दुई छिमेकीसँग संवाद गर्नुपर्छ उनले संसदमा भनेकी थिइन्। यस्तै जेठ 24 मा संसदमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै गिरीले अर्को आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिइन्। राष्ट्रिय सुरक्षाबारे दुईवटा महत्त्वपूर्ण मुद्दामा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। सेनालाई बङ्करबाट ब्यारेकमा लैजाने भनिएको छ। कहाँ लैजाने हो, उत्तरतिर कि दक्षिणतिर? सेना त्यहाँ जान्छ जहाँ सीमा विवाद छ। चीनले कब्जा गरेको जमिनतिर सेना जान्छ, त्यहाँ ब्यारेक बन्छ, उनले भनेकी थिइन्। निजगढमा सेनाको एयरबेस क्याम्प बनाउने तयारी भएको छ। निजगढलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने चर्चा छ। यो सत्य होइन। त्यहाँ सेनाको एयरबेस क्याम्प बनाउँदैछ। त्यहाँ किन सेनाको ठूलो क्याम्प बनाइदैछ? शनिबार मात्रै उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी थिइन्, अन्धो र एकाङ्की राष्ट्रवादले आँखा खोल्दैन, किनभने सत्यलाई स्वीकार गर्ने क्षमता उसँग हुँदैन। अनि उसले ठक्कर खान्छ, ऊ खाईमा खस्छ। हिम्मत छ भने सगरमाथा ककसले कुन कुन समयमा र कति चरण केका लागि चीनलाई सुम्पिएको छ। नेकपाको सरकार र प्रतिपक्षी दल नेकाले आम जनतालाई जानकारी गराओस्। आज सगरमाथामा हुवाई कम्पनीको आधार स्टेसन बनिसकेको छ र हुवाई कम्पनीको कन्ट्रोल रुम सिंहदरबारमा छ। कुन नेपाली सुरक्षित छ अब नेपालमा र कहाँ छ नेपालको सार्वभौम सत्ता? केही दिन अघि एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा लिम्पियाधुरा नेपालको भाग हो भनेर आफूले स्वीकार नगर्ने बताएकी अभिव्यक्ति दिएकी थिइन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समेत सांसद गिरीको अभिव्यक्तिलाई लिएर चर्को आलोचना भएको थियो दर्शकबिन, र उनलाई कारबाही गर्न व्यापक रूपमा अहिले माग बढिरहेको छ। उनको अब सांसद पद के हुने त्यो पनि अहिले चर्चाको विषय छ। दर्शकबिन, समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीलाई संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको विधेयक फिर्ता लिन सो निर्देशन दिएको छ। सांसद गिरीले नयाँ नक्सा समितिको निशान छाप सम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक खारेजको माग गर्दै बुधबार संसद सचिवालयमा संशोधन विधेयक दर्ता गराएकी थिइन्। सो विधेयक फिर्ता लिनका लागि समाजवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक उमा शङ्कर अर्गरियाले निर्देशन दिएका हुन्। विधेयक फिर्ता नलिए पार्टीले कारबाही गर्न बाध्य हुने निर्देशन पत्रमा उल्लेख छ। यो सँगै गिरीको सांसद पद धरापमा परेको छ।
राष्ट्रियताका विषयमा आफ्नै अभिव्यक्ति र कदमका कारण सांसद गिरीको पद धरापमा परेको छ। उनले पछिल्लो समय सीमाको विषयलाई लिएर विवादित बयान दिँदै आएकी छिन्। गिरी समानुपातिक सांसद हुन्। पार्टीले चाहेको अवस्थामा उनलाई जुनसुकै बेला पनि फिर्ता बोलाउन सक्छ। के अब उनले संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता गर्लिन्? यसले उनको संसद बच्ने वा जोगाउने कुराको निर्क्युल गर्नेछ, नत्र उनको पद धरापमा छ। नयाँ नक्सालाई नेपालको निशान छापमा समेट्न सरकारले ल्याएको विधेयकको विरोध जनाएकी उनले संशोधनमा लिम्पियाधुरा र कालापानी समेट्न स्रोत र प्रमाण नखुलेको बताएकी छिन्। त्यसअघि प्रतिनिधि सभा बैठकमा समेत उनले त्यस्तै धारणा राखेपछि सांसदहरू उनी विरुद्ध खनिएका थिए। गिरीले लिम्पियाधुरा र लिपुलेक लगायतका भूभाग नेपालको भएको भन्ने प्रमाण नभएको बताउँदै आएकी छिन्। संसद बैठकमा गिरीले भारतलाई नसोधी नेपालले नक्सा जारी गरेकाले त्यसको औचित्य नभएको एवं नेपालले आफ्नो कूटनीतिक शक्तिको आंकलन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने भन्दै विवादित बयान दिएकी थिइन्। भारत बिहारको हाजीपुर सोनपुरमा जन्म भएकी गिरीलाई लक्षित गर्दै नेकपाकी सांसद गंगा चौधरीले केही दिन अघि भारतको चेलीको संसदमा दादागिरी देखेको टिप्पणी गरेकी थिइन्, जसलाई हटाउन उनले संसदमा सभामुख समक्ष माग गरेकी छिन्। यसअघि सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको युवा संगठन राष्ट्रिय युवा संघ र प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको युवा संगठन नेपाल तरुण दलले छुट्टा छुट्टै विज्ञप्ति जारी गरी गिरीलाई कारबाहीको माग गरेका थिए भने दर्शकबिन पछिल्लो समयमा सरिता गिरीले पार्टीले कारबाही गरे गर्छ तर आफू पछाडि नहट्ने अर्थात् ब्याक नहुने भनेर पनि अभिव्यक्ति दिएकी छिन्। उनको अभिव्यक्तिले एक प्रकारको तरङ्ग नै पैदा गरेको अवस्था छ। उनलाई अब के हुन्छ? उनले त्यो फिर्ता लिन्छन् कि लिनन् भने पार्टीले कस्तो एक्सन लिन्छ अथवा लिँदैन त्यो भने भोलिको दिनले बताउला दर्शकबिन। र उनी ब्याक नहुने भनिरहँदा उनको सांसद पद नै धरापमा परेको छ। यस्तो अवस्थामा उनलाई कस्तो कारबाही हुन्छ? संसदले कारबाही गर्ने अधिकार राख्छ कि राख्दैन त्यो पनि हेर्न बाँकी छ। भोलिको दिनले त्यसलाई देखाउने छ दर्शकबिन। कारबाहीको माग व्यापक रूपमा बढिरहँदा उनलाई एक्सन लिनुपर्ने अवस्था पनि देखिएको छ र उनले भनेकी छिन् म ब्याक हुन्न। नक्सा सम्बन्धी संविधान संशोधन खारेजको संशोधन दर्ता गराएकी जसपा नेत्री सरिता गिरीले आफू ब्याक नहुने बताएकी छिन्। पार्टी संसदीय दलले विज्ञप्ति नै निकालेर गिरीलाई उक्त संशोधन दर्ता फिर्ता लिन निर्देशन दिइसकेको छ, तर गिरीले आफू आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने बताइन्। मसँग पार्टीका महासचिव प्रमुख सचेतक सहितका नेताहरूले आज भेटेका छन्। गिरीले भनिन्, मैले उहाँहरूलाई प्रष्ट रूपमा आफ्नो अडान बारेमा भनिसकेकी छु। मैले आफ्नो संशोधन तथ्यपरक रूपमा राखेकी छु। गिरीले भनिन्, बिना प्रमाण सरकारले नक्सा सम्बन्धी संशोधन ल्याएको छ। प्रमाण बाहिरी देखाएर हुँदैन। संशोधनमा ती कुरा ल्याउनु पर्यो, नत्र खारेज गर्नुपर्छ। पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भनेका छन्, गिरीले संशोधन फिर्ता नलिए कारबाही हुन्छ। गिरीले विगत 10 दिनमा संसदमा आफूले गाली बेइज्जती खेपिरहेको तर पार्टीले केही नगरेको गुनासो समेत गरेकी छिन् भने लिम्पियाधुरा नेपालको होइन भनेदेखि यिनको थोपडा देख्यो कि कन्पारो तात्छ भनेर पनि अहिले उनीप्रति खनिनेहरू छन्। विदेशबाट आएका तर अङ्गीकृत नागरिकताधारीहरूलाई नेपालमा सांसद त के वडा सदस्यसम्म हुन नपाउने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, नत्र नेपाली जनताले पसिना बगाएर तिरेको करबाट तलब खाएर भारतको वकालत गर्ने सरिता गिरी जस्ता धेरै निस्किन्छन् भन्ने प्रतिक्रिया पनि हामी देख्न सक्छौँ। दर्शकबिन, अब उनलाई कारबाही गर्न व्यापक दबाव परेको कुरा तपाईँहरू समक्ष मैले राखिसकेँ। उनको संसद पद पनि यति बेला धरापमा छ। यस्ता राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति दिनेहरूलाई पक्कै पनि राज्यले, पार्टीले, सरकारले, संसदले कारबाही गर्नुपर्छ, नत्र नागरिक स्तरबाट त्यसको प्रतिकार हुने सम्भावना पनि बढेको छ। यसलाई हामी यही रूपमा लिन सक्छौँ र भोलिको दिनमा उनले मार्ग प्रशस्त गरून्, उक्त प्रस्ताव फिर्ता ल्याउन् र संसदमा सार्वजनिक रूपमा उनले माफी मागुन् भन्ने आम नेपाली राष्ट्रप्रेमी जनताहरूको माग रहँदै आएको छ। यसलाई सम्बोधन हुनपर्छ, सम्बोधन नभएमा उनीमाथि कारबाही हुनैपर्छ। धन्यवाद। जी प्रस्ताव सरकार ने लाया है परिपूर्ण लोकतंत्र, कॉम्प्रिहेंसिव डेमोक्रेसी
प्रतिस्पर्धात्मक डेमोक्रेसी के स्थान पे परिपूर्ण डेमोक्रेसी लाके क्या सरकार एक दलीय निरंकुशता जो स्थापित करने की उसकी जो चाहत है उसके तरफ इंगित कर रही है? क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स जिस नीति और कार्यक्रम में जो उल्लेख किया गया है वहाँ पे ना तो कानून के शासन की बात की गई है, न संवैधानिक सर्वोच्चता की बात की गई है और न प्रेस स्वतंत्रता की बात की गई है। इसलिए सरकार अगर डेमोक्रेसी के प्रारूप को, लोकतंत्र के प्रारूप को बदलने की उसकी आंतरिक मंशा है तो मैं उसके बारे में सचेत कराती हूँ। सभामुख महोदय, निर्मला पंत के उस 13 साल की बच्ची के बलात्कार और हत्या के बाद अभी का जो लेटेस्ट जो है अध्यादेश कांड और उसके पहले का मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने के समय में जो भ्रष्टाचार का कांड हुआ है, मैं सोच रही हूं कि इन 2 वर्षों के आधार पे, 3 वर्षों के आधार पे हम लोग सरकार को कैसे याद करेंगे। प्रधानमंत्री केपी ओली जी, निश्चित रूप से मैं उनसे आग्रह करती हूँ सोचें कि उनके किस काम के लिए हम लोग या नेपाली जनता उनको याद करेगी। मुझको नहीं लगता है कि कहीं पे भी संतोष करने की जगह है। मेडिकल इक्विपमेंट के बारे में जो भ्रष्टाचार हुआ सभामुख महोदय, मैं उसको सुनियोजित मानती हूँ। मेडिकल इक्विपमेंट के बारे में जो भ्रष्टाचार हुआ सभामुख महोदय, मैं उसको सुनियोजित मानती हूँ। 2 महीना पहले इसलिए सामग्री नहीं खरीदी गई सामान्य नागरिक प्रक्रिया के तहत, क्योंकि जब अकस्मात, जब इमरजेंसी होगा तब भ्रष्टाचार किया जा सकता है। और एक नई दुखद बात क्या है कि अब सरकार भ्रष्टाचार के काम में सेना को संलग्न करा रही है। सरकार सेना को भी भ्रष्ट कर रही है। सरकार सेना को व्यापार देके भ्रष्ट कर रही है। जब मंत्रिपरिषद के द्वारा सार्वजनिक खरीद आइन के अंतर्गत जब व्यापार, जो भ्रष्टाचार का मामला जब लोगों के सिर से ऊपर चला गया है, नाक के ऊपर चला गया है, तो अब सरकार ने सेना के मार्फत भ्रष्टाचार करने का एक युग आरंभ किया है। क्योंकि सेना नागरिक के सरकार से ऊपर है, कानून से ऊपर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जनता ये नहीं जानती है। हर एक बात में सेना को ठेका, हर एक बात में नहीं, ये सरकार की विफलता है। स्वास्थ्य सामग्री कोरोना शुरू होने के बाद अगर सरकार यहाँ पे नहीं ला सकी है, ये सरकार की पूर्ण विफलता है। और प्रधानमंत्री केपी ओली जी, इसके बारे में सारी जनता के सामने में उनको माफी मांगनी होगी। अब मैं सुनकोशी परियोजना के बारे में बात करना चाहती हूँ। सभामुख महोदय, 2046 साल के बाद निरंतर सुनकोशी कमला डाइवर्सन के प्रोजेक्ट की बात आई है, लेकिन अब सुनकोशी मरीन ड्राइव लाया जा रहा है, बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट लाया जा रहा है। प्रदेश नंबर 2 को सिंचाई की आवश्यकता है, बिजली से भी ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता है। सरकार बिजली बनाएगी, वो बेचेगी, लेकिन जनता को पानी चाहिए। इसलिए ये सुनकोशी मरीन ड्राइव को हटाकर सुनकोशी कमला सिंचाई परियोजना लाया जाए। मैं निजगढ़ की बात कर रही हूँ सभामुख महोदय, क्या सरकार को पता नहीं है कि निजगढ़ के मामले में सर्वोच्च अदालत में मुद्दा चल रहा है? जब कोई मुद्दा विचाराधीन है तो उसको इस संसद में उठाने की हिम्मत कैसे सरकार ने की? क्या सरकार ने सर्वोच्च अदालत को ललकारा है या फिर सर्वोच्च अदालत को दबाव में डाला है? साथ ही सभामुख महोदय, बहुत सारी बातें, लेकिन सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग, जिसके कारण आज भी शांतिपूर्ण प्रक्रिया अधूरी है और लोग अटके हुए हैं। बेपत्ता व्यक्ति के संबंध में जो विधेयक है वह कानून का रूप नहीं ले पाया है, जिसके कारण शांति प्रक्रिया अधूरी है। शांति प्रक्रिया सरकार कब पूरी करेगी? उस बात को क्यों छोड़ा गया है? क्या ये विपक्षी दल के दमन के लिए किया गया है या पार्टी के आंतरिक लोगों को एक छड़ी दिखा के और नियंत्रण में रखने के लिए इस बात को छोड़ा गया है? इसके बारे में मैं ध्यानाकर्षण कराती हूँ। अभी लिपुलेख का विवाद भी आया है, लेकिन मुझको लगता है कि सरकार ने बिना भारत और चीन के साथ संवाद किए बिना ही जिस ढंग से सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय के मुख से ये नया नक्शा निकालने की बात की है, उन्होंने हमारी विदेश नीति, उनकी क्षमता के ऊपर प्रश्न उठाया है। एक तरफ राष्ट्रपति महोदय कहती हैं कि लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को प्रवेश करके और नक्शा बनाया जाएगा, दूसरी तरफ परराष्ट्र मंत्री कहते हैं कि संविधान ही बाधक है। सभामुख महोदय, विदेश नीति जुआ नहीं है, गैम्बलिंग नहीं है। वहां पर आप अपने 2 छिमेकी देशों के साथ बात कर रहे हैं। सम्माननीय सभामुख महोदय, अनुदानसँग जमिन, स्वाभिमान र राष्ट्रियता कदापि साथमा मिल्दैन। सीमा विवाद
नेपालमाथि भारतको दादागिरी नमिचिएको ठाउँ छैन, नहपिएको गाउँ छैन भन्दा भन्दै भारतीय चेलीहरूको सदनभित्र पनि दादागिरी चल्न थाल्यो। भूमि मिचाहासँग सल्लाह छलफल गर्नु पर्यो रे, आफ्नो जमिन मेरो हो भन्नको लागि पनि मेरो देशको भूमि मिचाहासँग सोध्नुपर्ने यो कस्तो विडम्बना सभामुख महोदय। जब यो देशका प्रधानमन्त्री एउटा सपना योजना फ्याँक्छन् अनि रहका एजेन्टहरू 15 दिनसम्म घाइते हुन्छन् अनि त्यो सपनाको विरुद्धमा सम्पूर्ण शक्तिहरू लगाएर बुरुक्क बुरुक्क उफ्रन थाल्छन्। सामान्य सभामुख महोदय, राष्ट्रको सवालमा अब बोलाइ र गराई समानता कायम गर्न धेरै मै हुँ भन्नेहरूलाई पनि हाम्मे पर्न देखिन थालिसक्यो। मन र विचार अशुद्ध हुनेको मन्तव्य अन्तर्वार्ता र लेखका अंशबाट पनि आम जनताले समेत स्पष्ट रूपमा पहिचान गर्न थालिसके। विगतमा नक्कली राष्ट्रवादको खोल ओढ्नेहरूको मुकुण्ड पनि तिनलाई खडा गर्ने र उचाल्नेहरूबाट नै पर्दाफास हुनेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, ज्येष्ठ 19 के दिन मैं संसद में अनुपस्थित थी। मेरी अनुपस्थिति में वहाँ पे हमारे इस संसद के एक माननीय जी ने जो मंतव्य दिया उसको घृणा का मंतव्य कहा जाता है, अंग्रेजी में उसको हेट स्पीच कहा जाता है सभामुख महोदय, क्योंकि उन्होंने रगत उमलने की बात कही। उन्होंने अपने मेरे पद का मर्यादा नहीं होता तो मैं भौतिक रूप से भी आक्रमण कर सकती थी, ये बात कही। और भारतीय चेली नेपाल के संसद में आके दादागिरी करती है, ऐसी बात कही है। सभामुख महोदय, मैं वैसी भाषा प्रयोग नहीं करूंगी, मैं प्रेम से अपनी बात कहूंगी सभामुख महोदय। और मैं बहुत प्रेम और सद्भाव और आग्रह के साथ ये कहना चाहती हूँ कि इस मंतव्य को रिकॉर्ड किया जाए और नेपाल के कानून के अनुसार यह हेट स्पीच कानूनी कार्रवाई के लिए पर्याप्त होता है। और मैं सरकार का ध्यान आकर्षण कराती हूँ, गृह मंत्रालय का ध्यान आकर्षण कराती हूँ कि इसको रिकॉर्ड में लेके और कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। मैं दूसरी बात कहती हूँ सभामुख महोदय कि पूरे संसद पे की मर्यादा पे और उसके सार्वभौम सत्ता पे आक्रमण हुआ है, इसलिए ऐसे हेट स्पीच को संसद के रिकॉर्ड से हटाया जाए। जब तक ये संसद का रिकॉर्ड पे बना रहेगा, इस देश में विभाजन की दरार वहीं से शुरू होगी। क्योंकि यहाँ पर अगर ये संसद के सार्वभौम सत्ता पे संसद में ही जासूस कहने की बात की जाती है, संसद में दादागिरी चलाने की बात की जाती है, सभामुख महोदय, ये सिर्फ किसी माननीय पे नहीं, ये पूरे संसद पे आक्रमण है। सभामुख महोदय, मैं क्षमा चाहती हूँ कि हमारे माननीय जी भी संसद का वक्तव्य पढ़ के अपना वक्तव्य देती हैं या मीडिया में जो प्रायोजित ढंग से वक्तव्य आता है उसको कहती हैं। मैंने कहा है भारत और चीन दोनों देश के साथ संवाद करके बात आगे बढ़ाई जाए। और थोड़ी देर के बाद मीडिया ने भारतलाई नसोधिकन नक्शा बनाउने ये कहा कि प्रायोजित किया। उन्होंने भी उसी मंतव्य को पढ़ा है, सुना है और उसके बाद अपनी धारणा व्यक्त करती हैं। कम से कम हम लोग सभासद लोग जब बोलते हैं तो वस्तुगत तथ्य और प्रमाण के आधार पे बोलें। जब बाहर के जनता की हल्ला होती है, उसी के हल्ला में हम लोग जाएंगे तो हम लोग देश का नेतृत्व कैसे करेंगे। मैं जो दूसरी बात महत्वपूर्ण बात उठाना चाहती हूँ यहाँ पर, हमारे माननीय जी ने एक बात तो अच्छा ही कहा, भारतीय चेली को भारतीय दलाल बोलते बोलते चेली कहा, महिला है सहानुभूति होगी इसलिए इज्जत बढ़ाया है, लेकिन फिर भारतीय जासूस करके उन्होंने सब पे पानी फेर दिया। मुझको भी मालूम है सभामुख महोदय, उनके पति राप्ती जिला के दांग जिला के राप्ती गांव पालिका में जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उनके गांव पालिका के निर्वाचन में भारतीय रुपया बांटा गया। बाद में जब गांव वालों ने पकड़ा कि नहीं ये भारतीय रुपया तो उत्तर की छिमेकी चीन की तरफ से बांटा गया है, तो कहीं इस संसद में बिना किसी बड़ी शक्ति के आरोप के बिना उनको कैसे हिम्मत हुई, कहीं हमारे उत्तरी छिमेकी चीन के इशारे पे तो उन्होंने एक भारतीय चेली पे आरोप नहीं लगाया है। भारतीय चेली ऐसे नहीं आई है सभामुख महोदय, नेपाल के कानून के अनुसार आई है। और मैं एक बार और कहती हूँ, मैं नेकपा पार्टी के संसदीय दल के नेता और नेकपा पार्टी के अध्यक्ष और नेतागण से कहती हूँ, मैं महत्वपूर्ण बात कहने जा रही हूँ सभामुख महोदय, इतिहास की जानकारी नहीं है तो इतिहास की जानकारी हमसे लें। अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को ठीक से प्रशिक्षित करें। हिंदी का नेपाल में क्या स्थान है और हिंदी का यहाँ पे क्या संबंध है वो उनको बताएं, ताकि उनका रगत नहीं उमले। रगत बुद्ध के संतान का रगत नहीं उमलना चाहिए सभामुख महोदय, और रगत तो बहुत का उमलता है।
जब मधेसी को भारतीय और भारतीय को मधेसी बनाया जाता है तो बहुत लोगों का खून उबलता है, लेकिन हम लोग ऐसे ही चांदी के चम्मच में हम लोगों को किसी ने सभासद का सदस्य नहीं दिया है। जनता के बीच में संघर्ष करते 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 हम लोग आए। और अंत में एक बात और मैं कहूंगी, नागरिकता के विषय में उन्होंने कहा है कि हम लोग क्यों राष्ट्रपति होंगे, हम लोग समय सकिसकेको मैं छ। एकदम खत्म कर रही हूँ, महत्वपूर्ण बात है। तो मैं भी ये चुनौती देती समय हूँ, मानो सक्नु पर्यो। मैं चुनौती देती हूँ कि 2072 साल का संविधान बनाने वक्त में जब मधेसी सड़क पे थे तो उन्होंने आर्टिकल 279 लाके हमारे हाथ और पैर में जंजीर बांधी है। जंजीर जब तक रहेगी तो हमारा संघर्ष रहेगा, और हिम्मत है तो वो जंजीर को हटाइए और तब हम साथ मिलकर नेपाल बनाएंगे। नहीं तो ये बात तो चलती रहेगी। सभामुख महोदय, मैं फिर से कहती हूँ कि इसको सभामुख महोदय रिकॉर्ड से हटाया जाए। मैं ये मांग करती हूँ जब तक इसके बारे में ये घृणा का स्पीच इसको रिकॉर्ड से नहीं हटाया जाएगा, मैं क्षमा चाहती हूँ। हम लोग संसद को ठीक से सुचारू रूप से आगे बढ़ने में देने में असमर्थ हैं। सभामुख महोदय।